नमस्ते। सॉलिड फैक्ट्स विद हेमंत अत्री में आप सबका स्वागत। जैसा आप देख रहे हैं हेमंत सर हमारे साथ मौजूद है। बहुत स्वागत सर। सर, चुनाव आयोग से एक सवाल उठाया राहुल गांधी ने वोट चोरी को लेकर के, पहले भी हम लोगों ने देखा था, और पूरी जो जवाब आया है वो पूरी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आ रहा है। अनुराग ठाकुर से लेकर के रविशंकर प्रसाद तक सब मैदान में उतर गए। क्या माना जाए, क्या जरूरत है आखिर? पहली दो तीन सवाल है मेरे, एक साथ में कर लेता हूं पहले उसको, और सब एक दूसरे से रिलेटेड है। पहली चीज तो ये कि सवाल चुनाव आयोग से पूछा गया था या भारतीय जनता पार्टी से? आरोप चुनाव आयोग पे लगाया गया था या भारतीय जनता पार्टी पे? तीसरा सवाल यह है कि चुनाव आयोग क्या भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय से चल रहा है? चुनाव आयोग और भाजपा एक हैं? इसके बाद सबसे अहम सवाल कि जो आरोप ज्ञानेश कुमार गुप्ता पर लगाए गए, जो सवाल ज्ञानेश कुमार गुप्ता से पूछे गए, उसका जवाब अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद जैसे लोग क्यों दे रहे हैं? राम प्रकाश जी, नमस्कार आपको, सारे दर्शक साथियों को। देखिए, पिछले कुछ समय में अगर आपने एक चीज ऑब्जर्व की हो कि भारत के अंदर जो ये पॉलिटिकल जो सारा डिस्कोर्स आप देख रहे हैं, इसके अंदर जो थिन लाइंस थी ना, अलग अलग चीजों में विभाजन की, वो सारी मिट गई। संवैधानिक संस्था क्या है, सत्ता पक्ष क्या है, विपक्ष क्या है, उन सब के बीच का जो एक अंतर है, जो एक भेद है, उसको धीरे धीरे खत्म कर दिया गया है। ये समझना ही मुश्किल है कि कौन किसका क्या है। अगर आप मूल रूप से देखेंगे तो राहुल गांधी कौन है? राहुल गांधी इस देश की मुख्य विपक्षी पार्टी, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी, उसके लोकसभा के विपक्ष के नेता है। तो उसके हिसाब से वो एक संवैधानिक पद पर काम करते हैं, कैबिनेट मंत्री का स्टेटस है। वो अपनी संवैधानिक पोजीशन के हिसाब से एक दूसरी संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग, उसके कामकाज पर सवाल उठाते हैं, जो उनका एक वैधानिक अधिकार है। इसमें कोई समस्या नहीं है। चुनाव आयोग पर सवाल आप भी उठा सकते हैं, एज ए स्टेक होल्डर मैं भी उठा सकता हूं, कोई भी उठा सकता है। तो चुनाव आयोग कोई ऐसा नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी की एक, जिसको होली काव कहते हैं, वैसा तो है नहीं। वो इस देश के संविधान के तहत बना हुआ एक इंस्टीट्यूशन। राहुल गांधी ने उससे सवाल पूछे। ज्ञानेश गुप्ता खुद जवाब देने की बजाय, उनके पास आधिकारिक प्रवक्ता है, सब कुछ है। वो कभी भी जब कोई बात इस तरह की आती है तो वो क्या करते हैं, उनको कोई डिफेंड नहीं करता, उनके प्रवक्ता को भी नहीं उतारा जाता, वो खुद भी नहीं आते। आज तक एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या किया उसको रिपीट करने की जरूरत नहीं। हर बार चुनाव आयोग के संरक्षण के लिए, चुनाव आयोग के बचाव के लिए कौन सामने आता है? भारतीय जनता पार्टी। और एक कमाल और देखिएगा, एनडीए के अंदर तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी है, सरकार के अंदर जिनके मंत्री भी, किसी को आपने चुनाव आयोग के पक्ष में बोलते देखा है अब तक? जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी उनका संरक्षण करती है, बचाव करती है, क्या कोई और पॉलिटिकल पार्टी एनडीए की करती है या कोई यूपीए की करती है? तो बचे कौन? भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग। और उसके आधिकारिक प्रवक्ता से भी ऊपर कौन चले गए हैं? माननीय रविशंकर प्रसाद और अनुराग ठाकुर। जब पिछली बार जो राहुल गांधी ने महादेवपुरा में किया था, तब कौन आए थे? कई दिन के बाद, इंतजार करने के बाद वो आए थे अनुराग ठाकुर। राहुल गांधी ने एक असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी का जिक्र किया, उन्होंने 6 लोकसभा का जिक्र किया कि उसमें ऐसी ही गड़बड़ी है, और उनमें 35 असेंबली सीट थी। चुनाव आयोग का पक्ष देखिए, बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, और प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ज्ञानेश गुप्ता चैलेंज करते हैं एक पॉलिटिकल टोन के अंदर कि राहुल गांधी एक हफ्ते के अंदर माफी मांगे। वैसी ही बात एग्जैक्टली, और उससे भी गंभीर बात, 35 असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी को कवर करने वाली 6 पार्लियामेंट में अनुराग ठाकुर ने भी वैसे ही डेटा देकर के सब कुछ किया। उनको तो ये नहीं कहा गया कि ना तो कोई नोटिस जारी किया गया और ना उनको चैलेंज किया गया, ना उनको माफी मांगने के लिए कहा गया। ये क्या भेद है? क्या कोई संवैधानिक संस्था ऐसा काम करती है? कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, केवल भाजपा को छोड़ करके, दूसरी का नाम बता दीजिए मुझे जो इलेक्शन कमीशन को डिफेंड करती हो इस तरीके से, उसकी रॉन्ग डूइंग्स को। और राहुल गांधी चुनाव आयोग की निंदा कर रहे हैं, ऐसा नहीं। मैं और आप अगर कोई जायज सवाल पूछ रहे हैं, उनकी निंदा कर रहे हैं, नहीं। इस देश के 144 करोड़ लोग इस डेमोक्रेसी के स्टेक होल्डर हैं, और उस डेमोक्रेसी का एक इंस्टीट्यूशन है चुनाव आयोग। तो ये क्यों भूल जाते हैं ज्ञानेश गुप्ता कि ना तो ये भारतीय जनता पार्टी के एम्प्लाई है, ना चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी की कोई सहयोगी संगठन है। दोनों की अलग अलग आइडेंटिटी है। वो एक पॉलिटिकल पार्टी है, ये एक संवैधानिक संस्था है। इसके बीच का भेद पहले राजीव कुमार अग्रवाल ने बहुत ही शिद्दत के साथ, आपने देखा, पूरी शर्मनिरपेक्षता के साथ, जिस तरीके से वो पूरे का पूरा चुनाव आयोग का जो चुनाव का कार्यक्रम होता है उसको तय करने से लेकर के, इलेक्शन के फेसेस तय करने से लेकर के, प्रधानमंत्री को फुल स्केल बैटिंग करने तक लेकर के, उनके जब चुनाव का पूरा जो अभियान खत्म होने के बाद सरकारी खर्चे में, उसके बाद चुनाव कार्यक्रम घोषित किए जाते हैं। आपको पता है, आपने तमाम स्टेट्स के अंदर देखा, हिमाचल और महाराष्ट्र का चुनाव हमेशा साथ होता था।
हिमाचल और गुजरात का, माफ कीजिएगा, दोनों को अलग करके दिखाया। हरियाणा और महाराष्ट्र का हमेशा साथ होता था, दोनों को अलग करके दिखाया। और महाराष्ट्र का टाइम जो चुनाव का जो था, कितना प्रेसिंग टाइम था, किसके कारण कर रहे थे? लाड़की बहना योजना का एक दो किस्त और चली जाए ताकि माहौल बन जाए भाजपा। ना कोई पूछने वाला है, ना कोई जवाब देने वाला है, और जो पूछे उसको देशद्रोही से लेकर के नथुने फैला के आ जाते हैं रविशंकर प्रसाद, और तो कोई काम बचा नहीं। अनुराग ठाकुर सो कॉल्ड पढ़े लिखे लीडर है, सारी बात सो कॉल्ड कहा मैंने, आप बुरा मत मान जाइएगा, पढ़े लिखे तो जरूर से ज्यादा है। तो वो बेसिकली क्या है कि कभी तो देश के गद्दारों वाले फेमस, उसकी सजा मिलने की बजाय वो कैबिनेट में आ गए। इस बार वक्त का पहिया ऐसा घुमा के नड्डा बन गए, वो रह गए, तो अब वो फ्रस्ट्रेट घूम रहे हैं। तो कहने को तो वो ज्ञानेश गुप्ता को, चुनाव आयोग को डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन हकीकत यह है कि वो उनको एक्सपोज कर रहे हैं। भाई, अगर चुनाव आयोग इतना सब तामझाम होने के बावजूद भी, पहली बात तो 3-3 चुनाव आयुक्त थे, उसके बाद उनके पास ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, सारा सिस्टम है, उस सब के बावजूद भी उनको भाजपा की डिफेंस की जरूरत क्यों है? इसका कोई जवाब दे सकता है क्या? ज्ञानेश गुप्ता जी दे दें, या कोई और दे दे, चुनाव आयोग से कोई दे दे, और नहीं दे पा रहे हैं तो आप। ऐसा तो नहीं है सर, कार्यालय का पता बदल गया हो, अशोका मार्ग से दीनदयाल मार्ग हो गया हो, बताया न जा रहा हो, कभी ऑफिशियल अनाउंस होगा बाद में आराम से किसी शुभ मुहूर्त पे। राम प्रकाश जी, उसके लिए आजकल बताने की जरूरत का है? 4 SMS वो उनको कर देते हैं, 4 सारे देश के मीडिया को, जब साउथ ब्लॉक में बैठा हो एक आदमी एक व्हाट्सएप ग्रुप से ऑपरेट कर सकता है, तो या तो 3 इलेक्शन कमिश्नर है, क्या समस्या है? और उन तीनों को भी कुछ कहने की जरूरत नहीं, एक को ही करना है, बाकी सारा काम तो सूत्र कर देंगे। फिर जो चाहिए वो सूत्र कर देंगे, जो नहीं कहे उसको दबा जाएंगे। हालत ये देखिए कि राहुल गांधी ने जब महादेवपुरा का सारा रहस्योद्घाटन किया, वोट का फला का, तो क्या सवाल उठा कि राजीव कुमार, इस देश में एक हवा उड़ गई कि राजीव कुमार देश छोड़ के भाग गए। आपने 2 दिन तक तो उस खबर पे कोई रिएक्शन नहीं देखा होगा। तीसरे दिन जो आपकी प्रिय एजेंसी है, जिसकी खबर आप फोटो नहीं चला सकते, वो चलाती है खबर सूत्रों के मुताबिक, और वो क्या कहती है कि राजीव कुमार देश में ही है, बाहर नहीं गए हैं। तो पता लग, पूछा किसने बताया? कि सूत्रों ने बताया। तो सूत्रों को भी जागने में 72 घंटे लग गए, आप बताइए। तो ये तो इस देश का हाल कर दिया है। चुनाव आयोग में ज्ञानेश गुप्ता जी बैठे हैं, कितनी तरह की चीजें हैं, कितने सब लफाजियां हैं, जो सारी की सारी पकड़ी जा रही है। जो अपना पूरा विपक्ष था, उन्होंने क्या कहा? आरटीआई के तहत जो कानून के अंदर प्रावधान है कि जो भी हमारे 5 बजे के बाद जो पोलिंग होती है, वो ये देखना चाह रहे थे कितनी भीड़ थी बूथों पे, खासतौर पे महाराष्ट्र के अंदर, क्योंकि चुनाव का डेटा बड़ा पोलिंग का ऑल ऑफ ए सडन, तो वो इसको वेरीफाई करना चाहते थे कितनी भीड़ थी बूथों के ऊपर। ज्ञानेश गुप्ता जी ने क्या कहा कि मैं बहन बेटियों की वीडियो दे दूं क्या, वोट डालती हुई। और अभी राज्यसभा में उपराष्ट्रपति का चुनाव देखा आपने, कितनी बढ़िया लाइव फीडिंग आ रही थी, सारी की सारी हुआ रही थी। वो किसी की बहन बेटियां नहीं क्या सांसद देश की? तो कुतर्क जो भाजपा करती है, उसका एक लेवल और आगे ले गए ज्ञानेश गुप्ता। और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कुछ आपने देखा, उसके बाद कुछ कहने को बचा नहीं कि वो भारतीय जनता पार्टी का ही एक्सटेंशन काउंटर है। इसमें शक मत मानिएगा, एक्सटेंशन काउंटर है। और किस तरीके से कमाल देखिए आप, इस देश के अंदर मुख्य चुनाव आयुक्त के रूप में रावत साहब रहे, कुरैशी साहब रहे, चुनाव आयुक्त लवासा साहब रहे। कोई सवाल पूछ लो आप आधी रात को, दे आर रेडी टू रिप्लाई। और जो हाल के जो चुनाव आयुक्त थे राजीव कुमार, जिस दिन से वो रिटायर हुए, उनका कहीं नाम सुना है आपने? क्यों अंतर ध्यान हो गए वो? क्या ऐसा कष्ट है? भाई, संवैधानिक पद पे रहे हो, बहुत ही धमाकेदार काम आप अपने शब्दों में करके गए हो, उसके अरे बाद बढ़िया, आपको सवाल जवाब। इतनी अच्छी सुनाते थे, इतनी अच्छी शायरी सुनाते थे, कम से कम शायरी ही सुनाते रहते देश के लोगों को, वो काम तो कर सकते थे ना। शायरी तो उसको नहीं कह सकते आप, प्लस प्लस जो भी वो करते थे, वो उनके भक्तों को मुबारक। वो तो ऐसे घटिया स्तर का जो भी वो काम करते थे, उसको तुकबंदी कह सकते हैं आप, कि आपकी 4 बढ़िया लाइन पकड़ी, उसमें अपनी 2 बकवास डाली, और उसका एक लय और मीटर मिला करके उसको परोस दिया, उतना सा खेल था उनका। बाकी तो ही सीम्ड वेरी चीप वंस ही ऑलवेज यूज्ड टू ओपन हिज माउथ। आई एम सॉरी टू से दिस, बट दिस इज अ फैक्ट। तो राजीव कुमार ऐसा क्या हो गया कि जिस दिन से रिटायर हुए, उसके बाद अंतर ध्यान हो गए। और ऐसा क्या हुआ कि चुनाव आयोग 1952 से बहुत बढ़िया चल रहा था, ऑल ऑफ ए सडन राजीव कुमार और उनके बाद जो अभी ये ज्ञानेश गुप्ता है, तभी से ये सारे के सारे विवाद होने पड़े, उससे पहले विवाद नहीं हुए कभी भी। ऐसा क्या कारण हुए? और ऐसा उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि उनको भारत सरकार से संवैधानिक प्रोटेक्शन देनी पड़ी कि उनको अपने कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई नहीं हो सकती? तो ये सारे सवाल है ना। आपने कहा कि उनके पार्टी के अंदर उनका ऑफिस खुल गया, कि ऑफिस खोलने की जरूरत नहीं, एक्सटेंशन काउंटर है। जो कुछ वहां से पूछना है ये बता देंगे, जो यहाँ से पूछना है वो बता देंगे, इसके राजीव अलावा तो कुमार कुछ से नहीं ही, है। सर राजीव कुमार से ही धनखड़ साहब ने प्रेरणा ली थी क्या? चुप्पी की, कि चुप रहेंगे, एक शब्द नहीं बोलेंगे, मुंह नहीं खोलेंगे।
धनखड़ साहब के ऊपर तो उसके ऊपर वो एनफोर्स की गई है। राजीव कुमार तो ब्यूरोक्रेट है, वो समझते हैं कि तुम्हारा काम हो गया, अब कुछ समय के लिए, जैसे उन्होंने कहा था हिमालय में जाऊंगा, डिटॉक्स हूंगा, अब पता नहीं हिमालय में गए हैं, कहाँ गए हैं, उनकी वेयर अबाउट्स तो किसी को पता नहीं। सूत्र कहीं बता दें तो आप देखिएगा आपके सूत्र ज्यादा है, हमारे तो कम है आजकल। या किसी भाजपा एक वाले को तो फर्स्ट हैंड प्रीव्यू होगा वो, तो किसी को पकड़ के पूछिएगा कि भाई आजकल कहाँ है तुम्हारे शायर साहब। तो वो नहीं है समस्या। समस्या क्या है कि ये सारे का सारा एक गिरोह बन गया है, जो एक खास एक इकोसिस्टम के तहत ऑपरेट करते हैं, और उनको अब ये भेद नहीं बचा है कि वो एक पॉलिटिकल वर्कर है और ये एक संवैधानिक संस्था है। यही सबसे दुर्भाग्यपूर्ण घटनाक्रम हुई है, और जितनी ये बात बढ़ती जाएगी ना राम प्रकाश जी, उतनी चुनाव आयोग की जो अर्जित साख है वो मिट्टी में मिलती चली जाएगी। आप एक लगातार बहुत देख रहे हैं। एक बहुत सीरियस खबर है सर, रिपोर्टर्स कलेक्टिव की खबर है। उसमें ये साफ कहा जा रहा है, अभी आपने ज्ञानेश कुमार गुप्ता का जिक्र किया कि बहन बेटियों का वीडियो कैसे दे दे। पहला सवाल तो ये कि अगर देना नहीं है तो तुम बनाए क्यों हो, आखिर उसका तुम क्या करते हो, ये एक सवाल तो उठना चाहिए मुझे लगता है। खैर, एक सीरियस क्वेश्चन ये है कि वही वो वीडियो तो नहीं देंगे विपक्ष को, लेकिन सारा का सारा डेटा जो है वो कंपनीज को दे सकते हैं, सरकार को दे रहे हैं। ये सारी चीज, ये सारा खेल चल रहा है। तो क्या ऐसे में प्राइवेसी जो है वो खतरे में नहीं आती है? ऐसे में बहन बेटियां खतरे में नहीं आती हैं? रामप्रकाश जी, बहुत विस्फोटक खबर आई है ऐसे दिन में जब वोट चोरी का आरोप लग रहा हो, और जब सो कॉल्ड प्रिवेसी का बहाने करके आप तथ्यों को छुपाने की कोशिश कर रहे हो। ये खबर वास्तव में विस्फोटक है। और खबर क्या है कि नवंबर 2019 में तेलंगाना सरकार को, जो टीआरएस की सरकार थी, बाद में बीआरएस होगी, उसको पूरे का पूरा तेलंगाना के वोटर्स का डेटाबेस सौंप दिया गया। और डेटाबेस किस बात के लिए सौंप दिया गया? कि उनको लाइव वेरिफिकेशन करनी थी पेंशनर्स की, विदाउट नोइंग कि भाई इस सारे के सारे प्रोजेक्ट में जो सॉफ्टवेयर डेवलप करना है, उसके लिए एक प्राइवेट कंपनी को हायर किया गया है, जिसका नाम है पॉसिडेक्स टेक्नोलॉजी। ये हैदराबाद की कंपनी। कमाल देखिए आप, चुनाव आयोग के पास क्या है? चुनाव आयोग के पास वो पूरे कस्टोडियन ऑफ वोटर्स, जितने भी हमारे देश में वोटर हैं, 95 करोड़ से ऊपर है, जहां तक जो मेरा लेटेस्ट जानकारी मुझे थी, उनके सारे के सारे डेटा कस्टोडियन ऑफ वोटर्स किस रूप में? मतदाता सूची का डेमोग्राफिक डिटेल्स जो होती है, कौन कहाँ का है, किस एरिया का है, क्या है, प्लस उनके सबके फोन नंबर, सबके फोटोग्राफ और सबके एड्रेसेस, ये सारे का सारा डेटाबेस चुनाव आयोग के पास होता है। कितनी वाइटल जानकारी है। और 95 करोड़ से ऊपर लोगों की जानकारी, कोई मजाक नहीं। आपको पता है आज की तारीख में डेटा ही पावर हाउस है, डेटा की कीमत है सारी की सारी। तो जो पॉलिटिकल पार्टी स्टेक होल्डर है इलेक्शन प्रोसेस में, या मेरे और आप जैसे आरटीआई एक्टिविस्ट को अगर अप्लाई कर दे, तो उनको तो ये कहते हैं कि साहब हम आपको ये फुटेज नहीं देंगे। आपने बहुत बेहतरीन सवाल पूछा कि फुटेज देंगे नहीं तो भैया बढ़ाते क्यों? और ये कानून रातों रात क्यों लिया है कि 45 दिन हम उसको वो कर देंगे, गायब खत्म कर देंगे? किसने कहा आपको ये? अभी तक तो ऐसा कुछ भी नहीं था, अब ऐसा क्या हो गया? क्योंकि चोरियां पकड़ी जाने लगी। आप जो 5 बजे के बाद वोटिंग परसेंटेज बढ़ाते थे, वो ऑल ऑफ ए सडन 7-7, 8-8% बढ़ने लगा, तो आप घेरे में आ गए सवालों में। तो वो एक पक्ष है। और दूसरा पक्ष ये है कि जो स्टेक होल्डर को आप नहीं दोगे, पॉलिटिकल पार्टी को नहीं दोगे, संबंधित कैंडिडेट को नहीं दोगे। कमाल देखिए, मैं चुनाव लड़ रहा हूं और मैं मांग रहा हूं कि इस बूथ का मुझे नहीं देंगे, क्योंकि प्रीवेसी है बहन बेटियों की। और चुप चुप अपने क्या नाम है, संसद भवन के अंदर आपने देखा सारे सांसदों की वोटिंग का सब कुछ लाइव चल रहा था, किसी को कोई आपत्ति नहीं। और ये सारे का सारा जो तेलंगाना के जो वोटर्स थे, उनका डेटाबेस, जो सरकार एक प्राइवेट, क्या सरकार ने जब ये डेटा मांगा उनसे, क्या चुनाव आयोग ने ये पूछा था? नवंबर 2019 की घटना है कि साहब इसका आप क्या करेंगे, इसको कैसे लागू करेंगे? वो पूरे डेटाबेस को जो यूज किया, वो किसने किया? एक प्राइवेट फर्म ने, जैसे मैंने बताया पॉसिडेक्स टेक्नोलॉजी, हैदराबाद की टेक्नोलॉजी। तो वो फिर प्राइवेट कैसे रह गया? उसमें प्रीवेसी भंगनी हुई क्या? पूरे के पूरे तेलंगाना के एक एक वोटर की। और पॉलिटिकल पार्टी अगर आपसे फुटेज मांग ले तो आपको दिक्कत है। तो ये जो दो मुंहापन है कि यू शो मी द मैन एंड आई विल शो यू द रूल, ये जो चीज है ये बड़ी अद्भुत है। कि कांग्रेस पार्टी के किसी कैंडिडेट उसको मिलना है अपना क्या डेलीगेशन को, तो आपने देखा राजीव कुमार ने 90 दिन तक टाइम नहीं दिया था लोकसभा चुनाव से एन पहले 2024 के, आपको ध्यान होगा। और कोई भी विपक्षी पार्टी मांगे उनका भी यही हाल है, 2 आओ, 5 आओ, 7 आओ, इस टाइम आओ, उस टाइम आओ। चुनाव आयोग से मिलने जाओ तो पुलिस पकड़ के अंदर बिठा देती है पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के अंदर। और सत्ता पक्ष के सहयोगी जाए तो दे आर मोस्ट वेलकम। तो फिर चुनाव आयोग राम प्रकाश जी रेफरी कैसे रहा? वो तो एक पार्टी है, वो एक पार्टी का भागीदार हो गया।
एनडीए का एक जो सबसे बड़ा एलाई आज मुझे लगता है, पहले राजीव कुमार अग्रवाल थे, आज ज्ञानेश कुमार गुप्ता है। अगर भारतीय जनता पार्टी का जो एनडीए का जो झंडा है, उसका पहला झंडा बरदार कौन हुआ? चुनाव आयोग। जिस तरीके से चुनाव का कार्यक्रम तय करते हैं, जिस तरीके से सारे फेसेस तय करते हैं, सारी चीजें तो अब सामने आ रही, जिस तरीके से वोटिंग करते हैं, काउंटिंग करते हैं, उसके बाद तथ्यों को छुपाते हैं, तो फिर बच क्या गया? पारदर्शिता कहां बची? जहां आपको सुविधा ना हो वहां प्रीवियसली इन्वॉल्व कर दो। ये जो पार्लियामेंट के अंदर एमपीज वोट डाल रही थी, ये किसी की बहन बेटियां नहीं थी क्या? तो कहां ज्ञानेश कुमार गुप्ता जी चले गए थे? वो बता के क्यों नहीं आए रिटर्निंग अफसर को? उपराष्ट्रपति के चुनाव का कार्यक्रम कौन घोषित करता है? चुनाव आयोग ही करता है ना। तो उन्होंने ऐसा कोई इंस्ट्रक्शन जारी की कि बहन बेटियों की फोटो बाहर नहीं आएगी? ठीक है। तो ये इन्होंने अपने आप को एक उपहास का पात्र बना दिया है। और उपहास का पात्र आप कब बनते हो? जब आप अपने संवैधानिक मैंडेट से इतर इस पक्ष या उस पक्ष की तरफ खड़े हो जाते हैं। सबसे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बात यह है, जिस तरीके से आज रविशंकर प्रसाद ज्ञान दे रहे हैं पटना में बैठ करके, राहुल गांधी इसलिए चीख रहे कि उनको वोट नहीं मिलते फलाने, अरे उनको जो करना करो, जो तुम्हें करना तुम करो। चुनाव आयोग के वकील क्यों बन रहे हो भाई तुम? और जिस सीट का खुलासा राहुल ने किया है, उस सीट पर कांग्रेस का उम्मीदवार जीता है भाई, भाजपा का थोड़ी जीता है जो राहुल रो रहे हैं आप। ये खैर सर, चुनाव आयोग ने जो किया है, जब बीआरएस को डेटा दिया है, कांग्रेस और राहुल गांधी चिल्ला चिल्ला के मांग रहे हैं, उनको आपने ठेंगा दिखाया। चलिए सबको किनारे रखिए, सीआईडी जो मांग रही थी, सीआईडी की चिट्ठी का जवाब काहे नहीं दे दिए भाई? वो तो इलेक्शन कमीशन का मामला था, इलेक्शन कमीशन का ही एफआईआर था, कोई राहुल गांधी ने नहीं कराया था, कांग्रेस पार्टी ने नहीं कराया था, हमने आपने किसी जर्नलिस्ट ने नहीं कराया था, किसी आम आदमी ने नहीं कराया था, इलेक्शन कमीशन ने कराया था ना। क्यों नहीं दे दिया? 18 चिट्ठियां क्या कर रहे हो? चिट्ठी का तुम्हारे यहाँ कागज कम है क्या कि कागज इकट्ठा करके कबाड़ बेचोगे? राम प्रकाश जी, यही तो मैं कह रहा हूं कि अपनी झूठ 1 मिनट के अंदर पकड़ी गई। उधर राहुल गांधी की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और इधर ज्ञानेश गुप्ता के चुनाव आयोग का जो ट्विटर हैंडल है उस पे प्लस फेसबुक पे एक स्क्रीनशॉट देखा होगा आपने, 3 पॉइंट्स का मैंने दिया था आपको, 2 विंडो। एक तरफ राहुल गांधी क्या कह रहे और दूसरी तरफ प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान और उसके तत्काल बाद इनका इलेक्शन कमीशन का है। और इन्होंने क्या शेखी बगेरी कि हमने तुरंत उसको एफआईआर दर्ज कराई थी, हमने कराई थी। हम का मतलब चुनाव आयोग, और चुनाव आयोग नहीं तो स्टेट इलेक्शन ऑफिसर, जो चीफ इलेक्टरल ऑफिसर कर्नाटका बेंगलोर, इसके अलावा तो कोई नहीं है ना, क्योंकि वही आपकी फाइनल अथॉरिटी, वो आपका माताहत ऑफिस है, चीफ इलेक्टरल ऑफिसर बेंगलोर। वो आपको कितनी चिट्ठियां लिख चुका है कर्नाटका सीआईडी के जरिए कि साहब आप ये डेटा हमें दे दीजिए, डेस्टिनेशन पोर्टर, ये सारे अपने अपनी कराई हुई एफआईआर, उसको आप अपने पूरे सबूत में डेस्टिनेशन पोर्ट क्यों नहीं दे रहे आप? और क्या कह रहे थे कि 5700 वोटर्स का सारा डेटा इन्होंने दिया, फोन नंबर फलाना ढिकड़ा, जिनका वोट काटे जाने थे, जिन लोगों ने अप्लाई किया 5700। तो जो उनका रिमेनिंग तथ्य है उसको आप क्यों छुपा रहे हैं? उसके लिए 18 चिट्ठियां लिखने की क्या जरूरत थी? आप कमाल देखिए, इसको साधारण करते हैं दर्शकों। राम प्रकाश जी के यहाँ चोरी होगी, पुलिस आई, साहब चोरी कहाँ हुई राम प्रकाश जी? बोला बेडरूम में हुई, ड्राइंग रूम में हुई। तो बोला आपके घर में सीसीटीवी? बोला हाँ है। तो दीजिए सीसीटीवी फुटेज। बोला नहीं, गेट की दे दूंगा, जहां पे चोरी हुई है उसकी नहीं दूंगा। यही को तर्क है ना, कि जो चीज उनको चाहिए इस्टेब्लिश करने के लिए चोरी, वो नहीं देंगे आप गेट का, मेन गेट का ले लीजिए, चोरी ड्राइंग रूम में हुई, चोरी बेडरूम में हुई, आप पीछे का ले लीजिए, आगे का ले लीजिए, लेकिन वहां की नहीं देंगे। फिर ऐसी चोरी की जांच होगी। तो 5700 जब डिटेल्स आपने सारी दी, चुनाव आयोग ने दी, खुद ही दी, तो वो जो बाकी डेस्टिनेशन पोर्टर वो सारी चीजें वो क्यों नहीं दे रहे आप? किसके लिए छुपा रहे हैं? और हकीकत बताऊं मैं आपको, चोरी तो पकड़ी गई 2 मिनट में ज्ञानेश गुप्ता की, कोई समस्या नहीं। हकीकत आप समझिए, इस केस की थोड़ा सा खोल के देखिए। ये जो 150 लोग हैं जो ये पड़ोस के स्टेट्स के नंबरों से ये सारा खेल करते हैं, ये कोई हर हिंदुस्तान में हजारों लाखों नहीं होंगे। ये एक सेट है जो भारतीय जनता पार्टी के एक विशेष ग्रुप है, जो जहां चुनाव होता है उससे पहले जाकर के ये तमाम तरह के खेल करता है, ताकि डेटा मैनिपुलेशन की पूरी एक्सरसाइज को मूर्त रूप दिया जा सके। अब तो इसमें कोई शक नहीं बचा ना। महाराष्ट्र में जिस तरीके से बड़े पैमाने पर वोट जुड़े, तो बिहार में जिस तरीके से खबर आ रही है सर कि इजराइल से एजेंसियां हायर की गई हैं वोट चोरी कराने के लिए, वोट चोरी करने के लिए, ये भी खबर आने लग गई है अब तो। अभी तो राम प्रकाश जी बहुत कुछ आएगा। अभी तो आपने कल व्हाइट हाउस की स्टोरी नहीं देखी, मैंने जान के उस पर चर्चा नहीं की, क्योंकि वो अभी किसी का दावा है, हालांकि बहुत ही सीनियर इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट, उसने सरेआम ये ऑन रिकॉर्ड कहा, मैं भी जान के नाम अवॉइड कर रहा हूं, कि राष्ट्रपति ट्रंप बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। उनकी जो सिक्योरिटी ड्रिल है उसके अंदर जो इजराइल का सॉफ्टवेयर जो निगरानी के लिए होता है, वो सारे के सारे उसके ट्रेसेस पाए गए, और ट्रंप बहुत ज्यादा डरे हुए।
तो इजराइल, तो आप सोचिए कि व्हाइट हाउस में जो राष्ट्रपति का जो सारे का सारा सुरक्षा का घेरा है, अगर उसके अंदर इंक्लूड कर सकते हैं तो बाकी चीजों की तो आप कल्पना कर सकते हैं। और इजराइल तो इस चीज के लिए जाना जाता है, और इजराइल के पेगासस से लेकर तमाम चीजों की हमारे यहाँ बातचीत होती है, लेकिन वो अनवेरिफाइड है, अनसब्सटेंशिएटेड है, तो हम वो काइट फ्लैग नहीं करना चाहिए। आज की तारीख में इजराइल पूरी विश्व शांति के लिए जिस तरीके से खतरा बढ़ा हुआ है, पूरे मिडिल ईस्ट के अंदर आज उस पर गोला फेंक दिया, कल उस पर फेंक दिया, कल कतर के ऊपर जाके फेंका है, बताओ शांति नहीं रखनी। 24 घंटे एटवार है वो लोग। क्यों? क्योंकि अपनी दुकान बची रहे। नेतन्याहू किसी भी कीमत पे सत्ता गंवाना उनको वो नहीं। तो ऐसी सूरत के अंदर जिस तरीके के हालात वर्ल्ड ओवर हो रहे हैं, हमारे यहाँ तो पेगासस का मामला आपको पता ही, सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके की बहस हुई थी, क्या कहा था कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मसला है। सुप्रीम कोर्ट तमाम हियरिंग्स के बावजूद एक सवाल का जवाब नहीं ले पाया कि आपने खरीदा था हाँ या नहीं खरीदा था ना। ये तो आपकी डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस का माइट बचा है, ये ताकत बची। आप किससे क्या झगड़ा बोल करेंगे? आपकी विदेश नीति का बेड़ा गर्क है। 10 दिन पहले अभी आपने देखा था सऊदी अरब श्रीमान जी गए थे प्रधानमंत्री, जब ये पहलगाम वो हुआ था, किस तरीके से गले लग रहे थे सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस के। अब क्या हुआ, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने सामरिक समझौता कर लिया कि अगर पाकिस्तान पे हमला होगा तो दोनों देशों पे हमला माना जाएगा। सोच के देखिए आप, तो क्या रहेगी आपकी पॉलिसी? वहां गले मिल रहे थे। तो ना तो विदेश नीति का आपको वह पता है, ना आपको स्ट्रेटेजी का कुछ पता है। वित्त नीति है सारी की सारी, अर्थव्यवस्था उसका सत्यानाश कर दिया, कूटनीति का आपने कर दिया, तो बचा क्या है? बचा है सत्ता को बचाए रखने का उपकरण। और उसके लिए चाहे आपको चुनाव आयोग का वकील बन के खड़ा होना पड़े, चाहे चुनाव आयोग का प्रवक्ता बन के खड़ा होना पड़े। अभी तक ऑफिशियल अपॉइंटमेंट नहीं हुई है रविशंकर प्रसाद की, ना ऑफिशियल अपॉइंटमेंट हुई है अनुराग ठाकुर की बतौर प्रवक्ता चुनाव आयोग का। चुनाव आयोग का कोई आदमी सामने नहीं आया, उनके पास अफसरों की फौज है। चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त थे, 2 चुनाव आयुक्त थे, ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन है, तमाम तरह के अधिकारी हैं। जिस चीज का उस चीज का अधिकारी आ सकता है, जो इशू वही आएंगे। कौन आया? सबसे पहले अनुराग ठाकुर आए, फिर रविशंकर प्रसाद आए। भाई राहुल गांधी लीडर ऑपोजिशन है, वो संवैधानिक व्यवस्था का एक हिस्सा है। चुनाव आयोग भी उसी संवैधानिक व्यवस्था का हिस्सा है। चुनाव आयोग से सवाल पूछे जा सकते हैं, इसीलिए वो पूछ रहे हैं। वो उन दोनों के बीच का विवाद है, आप उससे या तो दूर रहिए, डिस्टेंस रखिए ना। आपको चुनाव आयोग की वकालत करने का मैंडेट किसने दिया है? केवल ये बता दीजिए। नहीं दिया है। जब भी कोई बात आई, आपने महादेवपुरा देखा, उसके बाद अब देखा, सबसे पहले ये उछल के जाते दूसरी पॉलिटिकल पार्टी का नाम बताइए देश में जिसने अभी तक चुनाव आयोग के उसमें पक्ष में या विपक्ष में कोई बयान दिया। ये सच्चाई। तो अब एक एक चीज जरा मुझे बता दीजिए सर, ऑफिशियली अब आगे से जब भी इल्जाम लगे, आरोप लगे, सवाल पूछे जाए तो किससे पूछा जाए? चुनाव आयोग से, ज्ञानेश कुमार गुप्ता से, या अनुराग ठाकुर और रविशंकर प्रसाद को संबोधित करके वो सारे आरोप लगाए जाए, वो सवाल पूछे जाए? नहीं, आप जो है ना बेसिकली देखिए, बीइंग ए जर्नलिस्ट, हमने तो इतने साल धक्के खाए चुनाव आयोग में। पहले क्या होता था कि आपने फोन किया नहीं, सामने से हाँ नाम के साथ आवाज आती थी। अब तो वो दौर चला गया, अब तो सूत्र बताते। तो आपकी बेहतरी के लिए ये है कि आप एक मेल बनाएं, सारे सवालों को डालें चुनाव आयोग को, और उसकी कॉपी बीजेपी को डाल दें, और खासतौर पर 2 महानुभावों को। तो चुनाव आयोग तो बोलेगा नहीं, वो तो किसी को जवाब नहीं देता। जो रिपोर्टर्स कलेक्टिव की आज इतनी बड़ी खबर आई, उसमें भी जवाब नहीं दिया उसने, ना कभी देते हैं। लेकिन हाँ, इन दोनों को क्योंकि छपास और दिखास का दोनों शौक बड़े हैं, इसलिए ये आपको बुला भी सकते हैं, चाय भी पिला सकते हैं, और हो सकता है कि आपके उन सवालों को देख के इनका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का या अपनी प्री एजेंसी को बाइट देने का मन हो जाए, तो आपका भी काम चल जाएगा, दोपहर की आपकी बैठकी भी हो जाएगी निकलने का, और सारे आपको मिल भी जाएगा। और उसमें लिख सकते हैं कि भाजपा प्रवक्ता कहने को, लेकिन बाकी चीजें जो भी आप उसमें जायब लेना चाहे। तो अब ये सच्चाई है, महादेवपुरा से लेकर के और उससे पहले भी चुनाव आयोग पर जब भी उंगली उठी, चुनाव आयोग ने कभी अपनी डिफेंस नहीं की, उसकी डिफेंस बीजेपी ने की। पिछले 5 साल का ये रिकॉर्ड है। इसके अलावा कुछ हो तो आप बता दीजिए। तो ये बात तो केवल चुनाव आयोग पे ही लागू नहीं होती है ना सर, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनके लिए जब भी बात होती है तो भाजपा से ही लोग सामने आते हैं। A1A2 का किस्सा सबको याद है भाई, अब तो नाम लेना पाप हो गया है। अब समझ में ये नहीं आ रहा है कि नाम लेना पाप होना किस सेंस में लिया जाए, क्योंकि भाई जिस तरीके से कहा जाता है कि अरे इतिहास किसी पुराने व्यक्ति का कि नाम ले लीजिए, तो कहा जाता है भाई अरे यार किसका ऐसे नाम लेना तो पाप है। तो अब उस श्रेणी में भी लोग हैं अपने देश में आज भी, आज के युग में। नहीं, अपने हैं तो बहुत तरह की श्रेणियों में लोग हैं, उसमें तो राम प्रकाश जी कहां तक आप छुपेंगे, उसमें कहां तक जाएंगे। लेकिन जो आपके प्रिय मित्र हैं गौतम भाई,
उन्होंने जो दिल्ली कोर्ट से जो एक ऐतिहासिक ऑर्डर लिया, उससे कल्पना कर सकते हैं कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्थाएं जाकर, आप सोचिए, केवल एक लोअर कोर्ट बिना आपको सुनवाई का मौका दिए और ये कह देते कि वीडियो हटवा दीजिए, और तुरंत एक्शन में आता है कोर्ट, आईएनडबी मिनिस्ट्री। जो कोर्ट में केस था उसमें किसी जर्नलिस्ट का नाम नहीं, उस तरीके से जर्नलिस्ट का नाम नहीं, सारी चीजें, और एकदम आ गया कि 124 सुप्रीम से क्या नाम, आईएनडबी मिनिस्ट्री से क्या आया कि साहब ये वीडियो हटा दीजिए। ऑर्डर के अंदर पार्टी जो जर्नलिस्ट नहीं है, जो पिटीशन के अंदर पार्टी नहीं है, उनको भेजा जा रहा है उस ऑर्डर की लाइट में। आप सोच सकते हैं। और आपके गौतम भाई का तो जो कल का जो सेबी से क्लियरेंस मिला है, उसमें तो आपने कमाल ही देखा होगा किस तरीके से कि कितने केसेस के अंदर उनको राहत मिली है, और उन्होंने कह दिया कि सेबी ने क्लीन चिट दे दी, जाओ बात खत्म हो। बेसिकली केवल 2 मामलों में क्लीन चिट मिली है गौतम भाई को, केवल 2 मामलों में, और हिंडनबर्ग में तमाम तरह मामले थे। आज पूरे मीडिया में, कल शाम से आप देखा होगा, अंबानी उसको, गौतम भाई को, अब अडानी कहना छोड़ दीजिए, अब गौतम भाई से काम चल सकता है। कौन गौतम भाई? गौतम भाई तो बहुत सारे, तो कम पाप माना जाएगा कि पाप नहीं माना जाएगा, ये भी क्लियर करते चलिए। नहीं, उन्होंने जो केस किया था, बेसिकली किसी ने भी, अडानी एंटरप्राइजेस ने जो स्टोरीज थी जो हटवाने के आदेश आए, अडानी एंटरप्राइजेस कहीं नहीं, वहां पर गौतम अडानी का नाम था, और जब वो उधर आया तो अडानी एंटरप्राइजेस के नाम से वो आ गया कि ये स्टोरी, ये स्टोरी, ये स्टोरी। पिटिशनर राम प्रकाश, मुझे कोई राय साहब भेज रहे, भाई या तो पूरा राम प्रकाश राय वहां होता, वो अडानी एंटरप्राइजेस तो था ही नहीं वहां पे, उन्होंने तो बेचारों ने अडानी एंटरप्राइजेस का नाम ही नहीं लिया। और पिटीशन कौन चैलेंज कर रहा है? अडानी एंटरप्राइजेस। ये कमाल देखिए ना। अब आज का देखिए, सेबी ने केवल 2 मामलों में क्लीन चिट दी है, उनके ऊपर मामले कितने हैं? 20। जांच की क्लीन चिट कितनों में मिली? 2 में। एक अखबार, एक मुझे दिखाइए आप जिसमें लिखा गया हो कि 2 मामलों में क्लीन चिट मिली। पूरे में क्या है? सेबी ने क्लीन चिट दी। आज अडानी के जितने, सॉरी माफ कीजिएगा, गौतम भाई, आपके गौतम भाई प्रयोग करेंगे आगे से ये कोड वर्ड, गौतम भाई की आज किसी कंपनी का शेयर उठा के देख लीजिए आप, आज में उनकी जो नेटवर्थ है, आज में कई बिलियन बढ़ गई है। ये है खेल। खबरें भी यही चलाई गई कि सेबी के क्लियरेंस से भागा ग्रुप का शेयर, और शेयर मार्केट में जबरदस्त ये वो फलाना ढिमका इत्यादि इत्यादि। साफ तौर पे ये लिखा गया कि सेबी की क्लियरेंस के चलते। इस सेबी ने कितने मामले में क्लियरेंस दे दिया, अभी ये आपने क्लियर कर दिया। ये नहीं बताया 2 मामलों में क्लियरेंस मिली है, आपने क्लियर कर दिया। जी, कल से आप कोई एक बार उठा के देखिए, कुछ भी खबर उठाइए, क्लीन चिट, क्लीन चिट। आप आगे से देखिए, एक तो आपके गौतम भाई प्रयोग कर रहे, आप भी याद रखिए, आप जो बीच बीच में नाम ले देते हैं ना, ये ईश निंदा के समान माना जाएगा आगे से, और आप भी कोर्ट में खड़े होंगे बिना आपका नाम लिया आपके ऊपर, फिर आपकी वीडियो क्या होती है, क्या बोलते हैं उसको, टेक डाउन करने का। 2 मामलों में क्लीन चिट, 20 के मामलों में क्लीन चिट दिखा करके आज कोई कंपनी का, अडानी की किसी कंपनी का आप देखिए, सारी के सारे शेयर को लाचे भर रहे हैं। और ये मैनिपुलेशन नहीं है तो क्या है राम प्रकाश जी? और जो मीडिया के साथी लिख रहे हैं क्लीन चिट, जो इकोनॉमिक के रिपोर्टर हैं, मेरे और आपको तो उतनी समझ नहीं इकोनॉमिक रिपोर्टिंग की, उन भाइयों की आंखों पे पर्दा पड़ गया है क्या कि तुम यार क्या मिस रिपोर्टिंग कर रहे हो, या पूरे देश का सिस्टम ऐसा बन गया है? ये सोचना पड़ेगा आपको। ये इन्वेस्टर्स कहां जाएंगे बेचारे? 18 मामले तो अभी भी बेचाराधीन है सेबी के पास। कैसे लिख दिया आपने सही मामलों में क्लीन चिट? कोई मान लिया सर, वो मान लीजिए भाई, जैसे भाजपा के लोगों को ये पता रहता है कि हम किस सीट पे कितना वोट पाने जा रहे हैं, कितने वोट से हम जीतने जा रहे हैं, तो बिजनेस जर्नलिस्ट को क्या ये नहीं पता रहेगा कि 18 मामलों में कब छूट मिल जाएगी, कब जो है क्लियरेंस की क्लीन चिट मिल जाएगी? अरे 2 में मिल गई है, शुरुआत हो गई है, फिर 4 में मिलेगी, फिर 3 में मिलेगी, फिर 6 में मिलेगी, हो जाएंगे 20। अभी से उन्होंने डिक्लेयर कर दिया, क्या ही दिक्कत है? आप सर उनका काम क्यों बढ़ाना चाहते, क्या चाहते हैं? बार बार वो लोग खबरें लिखते हैं, और हर बार यही क्लीन चिट ऐसे ही छपेगी, और हर बार वैल्यूएशन ऐसे ही बढ़ेगी, हर बार वैल्यूएशन ऐसे ही बढ़ेगी जैसे आज बढ़ी है। देखिए आप सारे शेयर कैसे जंप कर रहे हैं। अब जब कोर्ट ने रोक लगा दिया है और नाम लेना पाप है, तो ऐसे में भी हेमंत सर बार बार नाम ले रहे हैं। ठीक है, आधा नाम ले रहे हैं, आधा पाप माना जाए, पूरा पाप ना काउंट किया जाए, और इसका ध्यान कोर्ट भी रखे और भगवान भी रखें, दोनों ध्यान रखें कि पाप की गिनती आधी हो। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। थैंक यू सो मच।